आज भी जो सरकारें आई हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो विदेश के लोग हैं वो बुद्ध धर्म के लिए भारत में काम कर रहे हैं। ये भारत के लोगों के लिए, सरकार के, सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के धर्म जो विदेशों में फैला हुआ, वो लोग आकर के हमें दान देते हैं, यहाँ बिल्डिंगें बनाते हैं, धर्म के और तमाम कार्य करते हैं, संस्थाएं चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश, चूँकि ये देश ब्राह्मणवादी देश है, स्पष्ट कहने में कोई हमें शर्म नहीं लगती है, जो वास्तविकता है। क्योंकि ब्राह्मणवाद से जब तक ये देश ग्रसित रहेगा, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। पुरुष हैं क्योंकि वो धम्म चर्चा घर में करते ही नहीं, घर में कभी करवाते नहीं, भिक्खू को नहीं बुलाते, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते, घर में तस्वीरें वगैरह हैं जो भी हैं वो अपने महापुरुषों की नहीं लगाते, दूसरों की लगाते हैं। संगीत बजेगा घर में तो दूसरा बजता है। ये सारा कारण रहता है कि महिलाओं को बुद्ध धर्म की जानकारी नहीं हो पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम दिल्ली के महाकनिष्क बौद्ध विहार में। छोड़ दो पाखंडवाद को, जान लो बाबा साहब को, गौतम की आवाज है, चलो संकिसा धाम को। जी हाँ साथियों, कार्तिक पूर्णिमा के मंगल अवसर पर बुद्ध धम्मचारिका समिति दिल्ली प्रदेश के माध्यम से बौद्ध धर्म तीर्थ स्थल संकिसा फर्रुखाबाद की धम्म यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सुल्तानपुरी से एक बस भरकर संकिसा जा रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस देश के लोगों के लिए एक ऐसा धम्म दिया, जिस धम्म को ग्रहण कर हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और अपने विकास के साथ साथ में अपने समाज का व अपने देश का विकास कर सकता है। और इसी उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया था कि इस यात्रा में जुड़कर लोग धम्म का लाभ ले सके। और ये यात्रा साथियों 4 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक रहेगी, जो कि दिल्ली के सुल्तानपुरी बौद्ध विहार से शुरू हुई है और संकिसा जाकर इस धम्म यात्रा का समापन होगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको अवगत कराया था कि हम हैं महाकनिष्क बौद्ध विहार सुल्तानपुरी में, संकिसा का आखिर ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में भंते करुणा बोधी जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। भंते जी, जिस तरह से आज संकिसा के लिए धम्म यात्रा जा रही है, तो संकिसा का महत्व क्या है? सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का जो धम्म यात्रा जा रहा है संकिसा, संकिसा एक अपने में एक बुद्ध का जो त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक का एक तीसरा अंग है अभिधम्म। बुद्ध ने वहाँ पर अभिधम्म का उपदेश किया था और 3 महावान बुद्ध ने तापतीन से लोक में उपदेश अपनी माँ को उपदेश किया, महामाया को उपदेश करने के बाद वान बुद्ध आषाढ़ी पूर्णमासी पे अश्विनी पूर्णमासी पे यहाँ वापस आए थे संकिसा में और वहाँ अभिधम्म का उपदेश किया। और वहाँ पर संकिसा में वान बुद्ध जो हैं असंख्य भिक्षु के साथ में थे। उसमें सारिपुत्र, मोदगल्लान और वान बुद्ध के जो शिष्य लोग थे वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। तो वान बुद्ध ने उनको अभिधम्म का उपदेश किया। इसके और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, क्योंकि इस तरह से 4 दिन की जो धम्म यात्रा जा रही है, तो इस तरह की धम्म यात्रा लोगों के लिए कितने बड़े स्तर पर धार्मिक संदेश दे सकती है? धम्म यात्रा का देखा लीजिए, जो संकिसा है एक अपने में बहुत ही पवित्र स्थल है, अपने में 8 तीर्थ 8 स्थलों में गिना जाता है। और संकिसा के लिए हम लोग ऐतिहासिक बात करते हैं तो फायांग ने या सम्राट अशोक ने वहाँ पर एक स्तूप बनवाया, स्तूप का और एक अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। तो अशोक स्तंभ का ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा अभी मिला नहीं है, लेकिन स्तूप वहाँ पर है। उसके साथ साथ में वहाँ पर अशोक ने गज स्तंभ का निर्माण कराया था। गज स्तंभ केवल संकिसा में उपस्थित है, बाकी और सब जगहों पे आपको देखेंगे शेर का है या फिर ज़्यादातर और दूसरे जो हैं हाथी का जो है आप देखें गज स्तंभ जो है केवल वो संकिसा में ही निर्माण किया है। जो गज स्तंभ बताया भंते जी आपने, उसका महत्व क्या है? और जो इस तरह से आपने बताया कि और जगह जितना भी है वो शेर का है और यहाँ पर गज का है। देखिए गज स्तंभ जो है वो एक शांति का प्रतीक कहा गया है। इतना बड़ा हाथी होता है लेकिन वो एक शांति का प्रतीक है। दूसरे के साथ साथ में जब महामाया को स्वप्न हुआ था तो स्वप्न के दौरान उनको सफ़ेद हाथी दिखा था, उसको उद्देश्य लेकर के और ये 2 उद्देश्य लेकर के सम्राट अशोक ने वहाँ पर अपना
जो गज स्तंभ निर्माण कराया था। और आज की स्थिति में हम देखेंगे संकिसा में उसको आर्कियोलॉजी ने खुदाई करा के और उसको सुरक्षित करके रखा हुआ है। और अभी इस समय प्रेजेंट में 2015 में YBS सेंटर वहाँ पर है, यूथ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने 80 फीट का गंज स्तंभ का निर्माण करवाया है। उसी का एक कॉपी बना कर तैयार किया है कि हो सकता है भविष्य में ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसका नया कॉपी उन्होंने 80 फीट का गंज स्तंभ उन्होंने निर्माण कराया। उसका दलाई लामा जी ने 2015 में उद्घाटन किया था। बंटी जी, किसी भी धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जो ऐतिहासिक चिन्ह या प्रतीक होते हैं उनका क्या महत्व होता है? देखिए, कोई भी किसी देश का आप कह सकते हैं कि चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई आपका जो विनय है या धम्म है, तो उसका कोई ना कोई एक पहचान होती है, उसका एक अपने सिंबल होते हैं। तो वो सिंबल जो हैं आपकी एक तय करते हैं कि आपकी स्थिति देश में या आपका वर्चस्व है, आपका जो शासन काल है वो किस स्थिति में है। अब किसी के पास एक देश को चलाने के लिए या फिर धर्म को चलाने के लिए तो उसके पास एक अपना करेंसी होना चाहिए, एक उसका पास अपने एक सिंबल होना चाहिए, जैसे अशोक स्तंभ है सरकार का, भारतीय मुद्रा है, अपनी स्टाम्प है, और जो पब्लिक है। तो ऐसे ही अपने कुछ एक राज्य को चलाने के लिए या फिर एक शासन चलाने, तो बुद्ध काल में ऐसे सम्राट अशोक ने अपना शासन शांति प्रिय चलाने के लिए बुद्ध से कुछ लिए गए अवशेष ऐसे थे, जैसे जो गज स्तंभ है या शेर का है। शेर जो है पहले अशोक को जो है ना, पहले वो शेर एक खूंखार शेर है, वो हिंसक शेर है, लेकिन वो अशोक का उसमें उन्होंने दिखाया गया है। उसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि पहले अशोक जो है वो इतना खूंखार था, इतना क्रूर था, लेकिन जैसे ही धम्म अपनाया उसने वो शांत हो गया, फिर उसने पूरा उपदेश किया। तो ऐसे ही शेर है, अगर उसको अच्छे से जो ट्रेनिंग दी जाती, पाला जाता है, तो वो शांत रहता। तो वो शेर जो है वो शांति का प्रतीक वहाँ कह सकते हैं उसको माना गया है, और हाथी तो वैसे भी शांति का प्रतीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बुद्ध धम्मचारिका समिति है दिल्ली प्रदेश की, उसके सौजन्य से इस धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। और ये बस है जो दिल्ली के सुल्तानपुरी महाकनिष्क बौद्ध विहार से चलकर संकिसा पहुंचेगी 8 तारीख को। जगह जगह पर इसका जो एक स्वागत पॉइंट है वो भी बनाया गया है, और वहाँ पर जो धम्म देशना है उसका भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं और भिक्खु संघ साथ में जा रहा है। तो लोग धम्म के आज प्रचार और प्रसार के लिए देखिए किस तरह से पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को सोचना होगा। और आखिर आज ऐसी ज़रूरत क्या है कि जिस धम्म के कारण महाकारुणिक तथागत बुद्ध या सम्राट अशोक के उस विशाल काय धम्म या उन सिद्धांतों के कारण पूरा भारत विश्व में गौरवान्वित हुआ और उसको विश्व गुरु का दर्जा मिला। तो उसी नक्शे कदम पर उसी विचारधारा को स्थापित करने के लिए और एक बार फिर से भारत को बौद्धमय बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो बौद्ध समितियां चाहे वो किसी भी नाम से हो, वो आज इस दिशा में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। तो आइए एक बार मैं लेकर चलती हूँ उन लोगों के पास में जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन, आज कार्यक्रम के आयोजक करते हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मेरा नाम सूरजपाल गौतम है। सूरजपाल गौतम जी, जिस तरह से आपने ये धम्म यात्रा का आयोजन किया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ओनली केवल और केवल धम्म प्रचार, बुद्ध धम्म प्रचार। क्या लगता है कि खाली बुद्ध धम्म का प्रचार करने से जो धम्म है वो स्थापित हो जाएगा? समता स्थापित तो नहीं मैं कर सकता, मगर ये तो कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जंगल की आग में बाबा साहब ने एक चिड़िया का जिक्र किया है, मैं उस चिड़िया का रोल जरूर कर सकता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल पनप रहा है और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आज लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि बुद्ध का जो धम्म था, जो आज से पहले जिस तरह से भारत गौरवान्वित हुआ और विश्व गुरु का दर्जा मिला, तो क्या वो दर्जा दोबारा स्थापित हो पाएगा? अगर मेरे जैसे, मैं कहूँगा मेरे जैसे 50 व्यक्ति भी भारत के अंदर निकल के आते हैं तो ये निश्चित है कि दोबारा से बुद्ध धम्म स्थापित हो सकता है। मैं अपने लिए समर्पित हूँ, पूरी तरीके से समर्पित हूँ। ऐसे समर्पित व्यक्ति निकल के आते हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरी तरीके से धम्म स्थापित होगा। इस धम्म कारवां में कितने लोग जा रहे हैं? इस 50 लोग जा रहे हैं। महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 11। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4। 50 में से 11 महिलाएं और 4 बच्चे।
तो किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि हम समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। हमारे समाज की यही बिडप बना रही है कि हम महिलाओं को समझाने में आज तक कमज़ोर हैं और महिलाओं को निकालने में भी बहुत कमज़ोर हैं। हम अथक प्रयास के बाद भी हम इन महिलाओं को तैयार कर पाए हैं, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आगे उम्मीद रखते हैं कि हम इस महिलाओं को भी आगे लाने में आगे प्रयास करते रहेंगे। तो क्या लगता है, जिस तरह से महिलाएं नहीं आती और अक्सर हम एक एलिगेशन सुनते आए हैं कि महिलाएं घर से नहीं निकलती है, तो इसके पीछे बेसिक कारण पुरुष है या महिलाएं हैं? पुरुष हैं, क्योंकि वो धम्म चर्चा घर में करते ही नहीं, घर में कभी करवाते नहीं, भिक्खू को नहीं बुलाते, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते, घर में तस्वीरें वगैरह हैं जो भी हैं वो अपने महापुरुषों की नहीं लगाते, दूसरों की लगाते हैं। संगीत बजेगा घर में तो दूसरा बजता है। ये सारा कारण रहता है कि महिलाओं को बुद्ध धम्म की जानकारी नहीं हो पाती। अभी आपने तस्वीर की बात करी कि तस्वीर नहीं लगाते, तस्वीर तो हम देख रहे हैं कि सरकारें भी लगा ली है, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर युद्ध छिड़ता नजर आता है। ऐसा क्यों? नहीं कहा, मैंने कहा हमारे घरों में जो हमें अपने धार्मिक पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए वो तस्वीर नहीं लगाते हैं, हम दूसरे तस्वीरें लगाते हैं जो उसी तरीके से लोगों अपना उनकी मानसिकता बनती है। मैंने उसी संदर्भ में पूछा आपसे सवाल। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में जिस तरह से अभी मैंने एक सवाल पूछा और जिस तरह से अभी मान्यवर जी ने कहा कि हम लोग घरों में तस्वीर तो लगा लेते हैं लेकिन विचारधारा नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि तस्वीरें सरकारें भी लगा रही है, मूर्तियाँ भी लगा रही है, हमारे लोग भी लगा रहे हैं जिस तरह से अभी इन्होंने कहा, लेकिन क्या बात है कि जब विचारधारा की बात आती है तो युद्ध हो जाता है? कारण ये है कि अभी हमारा प्रचार बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जिस तरह आज मीडिया चल रहा है तो प्रचार बहुत बड़ी चीज़ होती है और प्रचार का हमेशा महत्व रहा है। प्रचार में हमारी बहुत कमी है और प्रचार के कार्य में हमारे घरों में भी कमी है, क्योंकि माताएं बहनों को अभी ये बात समझ नहीं आई है कि धर्म क्या चीज़ है और बुद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म है। महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने वाला धर्म बुद्ध धर्म ही है। जो बौद्ध देश हैं जो अभी भी वहाँ देखें महिलाओं को समान अधिकार समान रूप से हर जगह कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनें क्योंकि निकल नहीं पाती हैं, कुछ घरेलू परिस्थितियाँ, कुछ गरीबी के कारण, कुछ अनपढ़ होने के कारण वो समझ नहीं पाए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास बाबा साहब ने हमको एक ग्रंथ दिया बुद्ध और उनका धर्म, उसका पाठ हमारे घरों में नहीं होता है। ये हमारी जिम्मेदारी, पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है कि दिन में सुबह जिस तरह अन्य धर्म के लोग अपने धर्मों का ग्रंथों का पाठ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें धर्म की बातें याद रहें। तो बाबा साहब ने आपको बुद्ध और उनका धर्म नाम का ग्रंथ दिया, तो हर घर में उसका पाठ प्राथमिक तौर पर होना ही चाहिए। जिस तरह अन्य के धर्म के लोग कपड़े धोकर नहा धोकर के तैयार होकर के सबसे पहला काम ये करते हैं कि कोई ना कोई 4 लाइन धर्म की पढ़ते हैं, गाते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं है। अगर हमारे लोग प्रैक्टिस डालें, जो जानकार लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, भिक्षुओं की ज़्यादा जिम्मेदारी, उपासकों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो जागरूक उपासक हैं उनको अपने घरों में और दूसरे के घरों में जा करके प्रचार करना चाहिए कि धर्म का प्रचार तभी होगा जब माताएं बहनें आगे बढ़ेंगी। किसी भी देश की जो प्रगति है वो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए हमें महिलाओं पर अधिक जोर देना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे प्रचार सामग्री भी कम होती है, प्रचार तंत्र हमारे बहुत कम है जैसा दूसरे लोगों के पास होता है, तो लेकिन फिर भी हमारे लोग लगे हुए हैं। जैसा आज देख रहे हैं, आज जो कारवां बन रहा है अब चल रहा है, तो ये लोग प्रयास में रहे लोग प्रयास करते करते आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब की इच्छा को पूरी करेंगे कि एक दिन भारत फिर बौद्धमय होगा जिस तरह अशोक को। लेकिन फिर भी हमें प्रतिक्रियावादी शक्तियों से बहुत ही जागरूक रहना है। आज का समय ऐसा ही आ गया है कि जिस तरह से जब अशोक के बाद जब उनके वंश के लोग शासन कर रहे थे, बुद्ध धर्म बहुत अच्छी तरह चला, तो हमारे यहाँ के हमारे ही देश के लोग उनके साथ घातक बन गए, उनके साथ दगाबाजी की और बुद्ध धर्म को यहाँ से नष्ट कर गया। और आज भी जो सरकारें आई हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो विदेश के लोग हैं वो बुद्ध धर्म के लिए भारत में काम कर रहे हैं। ये भारत के लोगों के लिए, सरकार के सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के धर्म जो विदेशों में फैला हुआ वो लोग आकर के हमें दान देते हैं, यहाँ बिल्डिंगें बनाते हैं, धर्म के और तमाम कार्य करते हैं, संस्थाएँ चला रहे हैं, लेकिन हमारे देश, चूँकि ये देश ब्राह्मणवादी देश है, स्पष्ट कहने में कोई हमें शर्म नहीं लगती है, जो वास्तविकता है
क्योंकि ब्राह्मणवाद से जब तक ये देश ग्रसित रहेगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मणवाद में ऊंच नीच की दुर्भावना है और ऊंच नीच की दुर्भावना बराबरी का हक नहीं मिलता। बराबरी का हक ना मिलने के कारण बहुत से हमारे जो अच्छे लोग हैं, बहुत से विद्वान लोग हैं, पिछड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बुद्ध धर्म के अपना करके जहाँ समतावाद और फिर सभ्य सत्ता सुखी हो सबका कहा गया है। और ये कहा कि भगवान बुद्ध का धर्म के 2 लाइन में है, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात सभी पापों का ना करना, अच्छे कर्मों को करना, यही बुद्ध का शासन है कहते थे। और ये कब होगा? तो हमारा चित्त सही होगा, हमारे अंदर विद्या की भावना होगी, हमारे अंदर न्याय की भावना होगी, तभी होता है। तो भगवान बुद्ध और ये जो कहते हैं सनातन क्या है? भगवान बुद्ध ने सनातन को डिफाइन किया है, कहते हैं नहीं वेरेन वेरानी समन्तीति कुदाचन, बैर से बैर कभी भी समाप्त नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने कहा अपने समय में, नहीं वेरेन वेरान समन्तीति कुदाचन अवेरेन समन्तीति ऐसा धम्मो सनातनो। सनातन धर्म यहाँ सदा चला रही थी क्या है कि बैर से बैर कभी मित्रता से शांत होता है। और ये किसी देश में हो, किसी समाज में हो, किसी जगह हो, किसी समय हो, इसीलिए उसको सनातन कहा गया कि भगवान बुद्ध की वाणी सनातन है। और सनातन को यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने सनातन को जोड़ दिया वेदों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीलप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से ये धम्म यात्राएं हैं, इनका आयोजन किया जाता है तो बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए इन यात्राओं का एक सदुपयोग भी होगा। और सदुपयोग किस दिशा में होगा कि जिस तरह से करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए इस तरह की धम्म यात्राएं होंगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर लोगों का कल्याण होगा।